हमें किन्हें डील करना है? हमें तो जो नॉन सपोर्टिव है सिर्फ उनके साथ में डील करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नो पेन नो गेन, इज इट अ यूनिवर्सल ट्रूथ और ओपिनियन, जनरलाइज्ड ओपिनियन? एक इंडिविजुअल का ओपिनियन नहीं है, समाज में बहुत सारे लोग ये मानते हैं नो पेन नो गेन। भले ही जनरलाइज्ड ओपिनियन है, फिर भी ओपिनियन है। इट इज नॉट ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ठीक है। बहुत सी जगहें ऐसी हो सकती हैं जहां पे गेन ही गेन है। ठीक है, पेन है ही नहीं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, मैं भी गेन कर रहा हूँ, आप भी गेन कर रहे हैं, पेन का है। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में कि आप जिम जा रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन इसमें बाहर आने के लिए आपको अगर कोई ये बताए नो पेन नो गेन, आज का दर्द कल की स्ट्रेंथ बन के निकलेगा, तो ये आपको इंस्पायर कर सकता है। ये सपोर्टिव बिलीफ है। ठीक है। तो जो सपोर्टिव है उनको एज इट इज रहने दें। वो हमें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमारे अंदर से ऊर्जा पैदा करते हैं। तो सपोर्टिव बिलीफ्स के साथ में हमें छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है। नॉन सपोर्टिव के साथ में हम कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे कि सपोज आपकी मान्यता है अमीर लोग बुरे होते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं। या फिर पैसा बुराई की जड़ है। अब ये तो आप मानेंगे, बहुत से लोग ये मानते हैं, एक आधे इंसान की बात नहीं है, बहुत सारे लोग मानते हैं। पैसा सारे फसाद की जड़ है, या जो भी आप भाषा कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली पैसा बुराई की जड़ है। क्या ये जनरलाइज ओपिनियन है? तो सबसे पहले तो आप ये लिख लेंगे, इज इट यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरलाइज ओपिनियन? आंसर आ गया कि या तो ये ओपिनियन है या फिर जनरलाइज ओपिनियन है। दोनों में टिक कर दिया आपने। अब आ जाए सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप है, इफ इट इज ओपिनियन, इफ आई कीप इट, what are the pains that I can have, or how this opinion will hamper growth in my life? अगर तो ये सिर्फ ओपिनियन है और मैं इसी के साथ जीता रहूं भविष्य में भी, तो क्या क्या दुख दर्द मेरे जीवन में पैदा हो सकते हैं, या फिर ये कैसे मेरी ग्रोथ को रोकेगा। यानी कि पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग बुरे होते हैं, अगर मैं इस बिलीफ को लेकर के चलता रहूं, मेरे इस ओपिनियन को मैं लेके चलता रहूं, तो इसका मतलब ये मुझे हमेशा ही पैसा कमाने से रोकेगा। जिससे कि हो सकता है कि मेरे बच्चों को जो मैं एजुकेशन देना चाहता हूँ वो एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा। शायद अपने परिवार को जो हेल्थ और जो स्वास्थ्य और जिस प्रकार की कंडीशन में, जिस प्रकार की लाइफस्टाइल उन्हें देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाऊंगा। हर समय एक चिंता का विषय बना रहेगा। फ्यूचर को लेकर के एक अनिश्चितता बनी रहेगी। शायद जो जगहें मुझे पसंद है घूमने के लिए, जो जो अलग अलग कल्चर को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाऊंगा। हर रोज कभी बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करवाना होगा, कभी बाकी लोगों को कॉम्प्रोमाइज कराना होगा। हो सकता है अंदर ही अंदर एक अंडर अचीवर की फीलिंग से जीऊं। हो सकता है कि जो जो रिस्पेक्ट परिवार में मिलनी चाहिए, या माँ बाप की नज़र में जो इज्जत मिलनी चाहिए, वो इज्जत से वंचित रहूं। आपके पेन आप जानते हैं। और पता है, डिटेल में लिखिए। ठीक है, डिटेल में लिखना है कि हाउ पेनफुल इट कैन बी। ओके।
सेकेंड स्टेप क्लियर है? थर्ड स्टेप पे आ जाए। What should be the new empowering belief that can replace the old one? क्या नया empowering belief है जो कि मैं पुराने वाले से रिप्लेस कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले आप मान के चल रहे थे लाइफ इज हार्ड, तो अब आपने इसको रीफ्रेम किया दैट लाइफ टीचेस वंडरफुल लेसन्स एंड इट इज रिवॉर्डिंग। ठीक है? आई एम नॉट इनफ, आई एम कंप्लीट एंड आई एम इनफ। बिजनेस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बिजनेस इज अ लर्नेबल स्किल एंड आई कैन लर्न इट। नया जो एम्पावरिंग है ना, वो ऐसा होना चाहिए जिस पे आपको बिलीफ भी आ रहा हो। जैसे सपोज आपका एग्जिस्टिंग है बिजनेस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो इसका सेकंड जरूरी नहीं कि आप ले बिजनेस इज इजी फॉर मी। अगर आप ये कहते हैं और इस पे आपको विश्वास आता है तो आप रख सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्शियस माइंड बीच में आके इसमें खड़ा हो जाता है और आगे नहीं जाने देता आइडिया को, अभी भी रेजिस्टेंस रखता है कि ये सब क्या कर रहा हूँ, है तो नहीं ना तुम, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, बिजनेस इज अ लर्नेबल स्किल एंड आई कैन लर्न दिस स्किल। दैट विल बी मोर एम्पावरिंग फॉर यू। डन? चौथा स्टेप बताइए अब क्या होगा? कौन बताएगा? व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप? अगर कल की क्लास ध्यान से अटेंड की होगी तो आप बता पाएंगे। फोर्थ स्टेप क्या था? कल किया था ना, थंब टेक्निक। कल हमने डायरेक्टली थंब टेक्निक कर ली थी, लेकिन बिलीफ क्लियरिंग में थंब टेक्निक चौथे नंबर पे आती है। पहले तीन स्टेप में आपने क्लियरेंस कर ली, और अब चौथे में आकर के क्या करें, आपका एग्जिस्टिंग आवाज भी आपको पता चल गई, आपको नई एम्पावरिंग आवाज भी पता चल गई, और अब आप थंब टेक्निक के जरिए पुरानी वाली आवाज को निकाल के नई वाली को इंस्टॉल कर दें। आप स्विच टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच मैंने क्योंकि अभी आपको सिखाई नहीं है, तो अभी सिर्फ थंब टेक्निक के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अपनी मैनुअल में ये चेंज कर लेना, एंड मैनुअल में स्विच टेक्निक तो लिखिए, स्विच और कॉन्ट्रास्ट लिखा है तो स्विच कॉन्ट्रास्ट को यहाँ से हटा देना, स्विच टेक्निक और स्विच और थंब टेक्निक लिख देना, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस की जगह इस पे लिख देना स्विच और थंब टेक्निक। दिस यू कैन यूज। आप बहुत एम्पावर्ड महसूस करेंगे जब आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे। ओके? और कई बार आपको ये थंब टेक्निक भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप तीसरे स्टेप पे मीनिंग बदल दें, तो अपने बिलीफ का जो पुराना बिलीफ था, उस बिलीफ को अगर टोटली मीनिंग बदल दें, तो डायरेक्टली भी पुराना बिलीफ टूट जाता है। नया बिलीफ इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन पुराना बिलीफ टूट जाएगा। तो कई बार आप पुराना बिलीफ तोड़ सकते हैं उसको एक नया मीनिंग देके। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जिन लोगों का ये बिलीफ है सपोज, या बहुत से लोग आपके आसपास हैं जिनका ये बिलीफ है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, रिच पीपल आर इविल, कहावत भी बोली जाती है, अंग्रेजी में बहुत जगह यूज होती है, रिच पीपल आर इविल। ओके? मुझे बताएं, क्या आपने कभी देखा कि कोई इंसान फरारी में आया और आंटी जी की चेन तोड़ के भाग गया गोल्ड की? देखा है? हुँ? कौन है जो ट्रेनों में जेब काट रहे हैं? अमीर लोग। हुँ?
तो इसका मतलब क्या गरीब लोग बुरे होते हैं? जी नहीं। बहुत से गरीब भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूँ। अच्छाई और बुराई का अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आप नजर घुमा के देखेंगे, दुनिया के बहुत सारे अमीर लोग दिखेंगे आपको जो बहुत अच्छाई कर रहे हैं। अपने ही देश में आप रतन टाटा को ले लें, अजीम प्रेम जी को ले लें। ठीक है। जो बिलियंस ऑफ रुपीस सिर्फ लोगों की सेवा में लगाते हैं। सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति को ले लें। तो आपको बेइंतहा ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बेहद अमीर हैं और बहुत ब्यूटीफुली लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपको बेहद गरीब लोग भी मिल जाएंगे जो सेल्फलेसली, बिना कुछ होते हुए, एक सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। अमीर लोगों में भी अच्छे लोग हैं, गरीबों में भी अच्छे लोग हैं, अमीरों में भी बुरे लोग हैं। एल कापिनो, ड्रग माफियाज, क्या दाऊद इब्राहिम अमीर नहीं है? जो बड़े बड़े स्कैम चलाते हैं नेता, वो अमीर नहीं है? तो आपको अमीरों में भी बुराई है। फिर गरीब भी बुरे हैं, जो जेब काट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, छोटे छोटे पैसों के लिए मर्डर कर दे रहे हैं। तो ये कहां से सत्य हुआ कि अमीर लोग बुरे होते हैं? बहुत सारे अमीर अच्छे हैं, बहुत सारे गरीब अच्छे हैं, बहुत सारे अमीर बुरे हैं, बहुत सारे गरीब बुरे हैं। अच्छाई और बुराई पैसे का गुण नहीं, अच्छाई और बुराई मनुष्य का गुण है। लेकिन क्योंकि मनुष्य की आदत ब्लेम करने की है, तो ये खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय ब्लेम पैसे पे डाल देता है। मनी इज अ न्यूट्रल टूल। पैसा एक न्यूट्रल टूल है, जैसे कि माचिस की तीली। माचिस की तीली से आप घर का चूल्हा भी जला सकते हैं और जंगल में आग भी लगा सकते हैं। ये उस पर निर्भर करता है कि इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। मनी इज एक्चुअली एन एम्पलीफायर। पैसा बेसिकली एक एम्पलीफायर है। आपके अंदर अगर अच्छाई है तो वो अच्छाई को एम्पलीफाई कर देगा, और आपके अंदर अगर बुराई है तो ये बुराई को एम्पलीफाई कर देगा। इसलिए जब आप देखते हैं कि नहीं सर, मैंने देखा मेरा दोस्त था बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे पैसा आया एटीट्यूड हो गया, एरोगेंट हो गया, फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता। अरे भाई, वो पहले भी ऐसा था, बस उसका मौका नहीं मिल रहा था उसे। ठीक है। ठीक है जी। तो अब देखें क्या हुआ। अब आप में से बहुत से लोगों का चेंज हो गया ये। अब आप 50 बार सोचेंगे ये बोलने से पहले कि अमीर लोग बुरे होते हैं। मैं इस बिलीफ से बहुत ज्यादा ग्रस्त था अपने शुरुआती दिनों में जब काम करता था। क्योंकि हमारी सोसाइटी में कंडीशनिंग ऐसी होती है कि आसपास कोई थोड़ा सा पैसा कमाते हुए दिख जाए तो हमारे घर में एक ही बात चलती है, जरूर 2 नंबर का काम कर रहा है। ये एकदम से पैसा कैसे आने लगा इसको, जरूर 2 नंबर। इंडियन फैमिलीज में ये बहुत नॉर्मल बात है। कोई आसपास पैसा कमाता हुआ दिख जाए, परिवार में, पड़ोस में, जरूर कुछ 2 नंबर का काम कर रहा है, इतना जल्दी पैसा कैसे आ रहा है। तो हम तो यही मानते हुए चल रहे थे। तो पता है मैंने कैसे रिफ्रेम किया था अपना पहली बार? मैंने ऐसे रिफ्रेम किया कि पैसा कमा लेता हूँ, एटलीस्ट जितना मैं कमाऊंगा वो तो बुरे लोगों के पास नहीं जाएगा। This is how I gave another meaning to money, that rich people are evil.
तो जितना मैं कमा लूंगा वो तो नहीं जाएगा। तो समटाइम्स यू हैव टू गिव न्यू फ्रेम, एक नया कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना जरूरी होता है अपने बिलीव्स को बदलने के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है ना, ये बिलीफ दो कारणों से बनाता है। एक है सर्टेनिटी, निश्चितता आती है। ऐसा भ्रम पैदा होता है कि जैसे मैं इस दुनिया को समझता हूँ, लोगों को समझता हूँ, तो इससे क्या, एक कंफर्ट मिलती है, एक निश्चितता पैदा होती है, जिस निश्चितता में ये जीने का प्रयास करता है। इसलिए आप देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग हमेशा से कहानियां बनाता रहा है। पहले का ह्यूमन जब बादल गरजते थे, ठीक है, या फिर बरसात में जब बिजली चमकती थी, तो कहानी बनाते थे कि भगवान नाराज हो गए हैं, इसलिए गुस्सा दिखा रहे हैं। और उस गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने कुछ रिचुअल बना लिए कि ये रिचुअल करेंगे तो ऊपर से शांत हो जाएंगे। बिकॉज दे नीडेड अ स्टोरी। योर ब्रेन नीड अ स्टोरी, अदरवाइज इससे बड़ी अनिश्चितता हो जाएगी। एंड इट इज डिफिकल्ट टू चेंज एग्जिस्टिंग स्टोरीज। तो जब फेराडे ने आके कहा कि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और कुछ भी नहीं है, जब गैलीलियो ने आके कह दिया कि नहीं हम सेंटर में नहीं है, तो जेल कैद खाने में डाल दिया था, बकायदा माफी मंगवाई गई थी। ठीक है, आज तो हम बहुत ओपन सोसाइटी हो गए हैं, राइट। तो जो एग्जिस्टिंग स्टोरी जिसमें बहुत सारे लोग, जनरलाइज्ड ओपिनियन जो होते हैं ना, कई जनरलाइज्ड ओपिनियन इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप उस पर पब्लिकली डिटेल में बात भी नहीं कर सकते, बिकॉज जिन लोगों के लिए स्टोरी सच है, उनका इंटरनल मॉडल जब खतरे में आता है, तो वो आपको खतरे में डालने के लिए तैयार रहेंगे। तो पहला, निश्चितता आती है, और जब किसी की निश्चितता को आप चैलेंज करेंगे तो अंदर उसके अनिश्चितता पैदा होती है। अनिश्चितता पसंद नहीं है। तो जिसके लिए क्या होगा कि जब तक कोई इंसान आपके बिलीफ से मैच करती हुई बात करेगा, तब तक तो निश्चितता रहेगी। लेकिन जैसे उसने आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ को चैलेंज कर दिया, सडनली इंटरनल वर्ल्ड में अनिश्चितता आ गई, आपका गेट कीपर खड़ा होकर के डिफेंस में लग जाएगा, इसको डिफेंड कैसे करूं, मेरी जिंदगी से ऐसे एग्जांपल लाने दो फटाफट, या आर्ग्यूमेंट्स लाने दो, इंटरनेट से कुछ खोज के लाने दो, कैसे इसकी बात को खारिज किया जाए, ताकि मेरा इंटरनल मॉडल निश्चितता में रह सके। ठीक है। और दूसरा रीजन होता है मीनिंग ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट रीजन निश्चितता के लिए करता है वो, और दूसरा रीजन होता है कि मीनिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए करता है। सो योर ब्रेन इज अ मीनिंग ऑप्टिमाइजिंग मशीन। अपने इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ये मीनिंग्स को ऑप्टिमाइज करता रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी, लास्ट एग्जाम्पल है देन। देखिए, क्लासेस के लिए मैंने बोला था आप लोगों को कि जो टाइम देता हूँ मैं, थोड़ा सा आने का टाइम हमेशा फिक्स रहेगा, वहां डिले नहीं होगी, लेकिन जाने के टाइम में आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए प्लीज। और जिनको अगर बहुत ज्यादा ही नींद का टाइम आता है, तो फिर आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, परेशान ना होइएगा बस। तो देखें जरा, इंफॉर्मेशन आप एनवायरनमेंट से लेते हैं, अपने सेंसेस के जरिए। इस यहाँ पे रिसेप्शन हुआ, ठीक है, फिर आप इसको डिलीट डिस्टोर्ट जनरलाइज कर देते हैं, फिर बाद में
आप मीनिंग दे देते हैं इसको। मीनिंग मतलब जब परसेप्शन बन रहा है तब मीनिंग देते हैं आप इस इवेंट को। वो मीनिंग 1, मीनिंग 2, मीनिंग 3। मीनिंग जब देते हैं तब पैदा होता है इमोशन। ठीक है। और इमोशन के बाद में पैदा होती है फीलिंग। ठीक है। इमोशन एंड्स इन फीलिंग। तो जब आपने किसी चीज को मीनिंग दिया, मीनिंग विल गिव राइज टू इमोशन, देन इमोशन विल गिव राइज टू फीलिंग। फीलिंग कब आती है कि जब एक इमोशनल स्टेट बनती है तो वो एक केमिकल रिलीज करती है, और फिर वो जो केमिकल है वो एज अ फीलिंग आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप देखें बिलीफ कहाँ होते हैं? बिलीफ होते हैं मीनिंग ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि जब एक ही प्रकार का मीनिंग अलग अलग सिचुएशन से बन रहा हो, तो आपका ब्रेन अलग अलग मीनिंग्स को अलग अलग जगह पे रखने के बजाय सबको एक ही फोल्डर में डाल देता है, और उस फोल्डर को नाम दे देता है अपना बिलीफ। एक जनरलाइज स्टेटमेंट उसका क्रिएट कर देता है। एग्जाम्पल दूंगा तो ये समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। एक केस आपको बताता हूँ कि एक लेडी लगभग 48-49 ईयर्स की एज में मैन फोबिया डेवलप की हुई, कि किसी भी मैन को छूने नहीं देती है, उसके करीब नहीं आती है, और बहुत लोनली है अभी लाइफ के अंदर। ठीक है। तो अब जब इसको पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं तो मैं क्रक्स बताता हूँ आपको कि चाइल्डहुड के अंदर जब ये लगभग 5-6 साल की रही, तो इसने एक चॉकलेट मिली इसे, जो उसने छुपा के एक जगह पर रख दी कि बाद में खाऊंगी। और जब बाद में आई तो वो चॉकलेट वहां पे नहीं थी। रोई चिल्लाई, पता किया तो पता लगा कि उसका जो भाई था उसी ने खा ली थी। वो बड़ी हैरान रहेगी, बड़ा गुस्सा हुई कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा चीटिंग किया, हाउ इज इट पॉसिबल। फिर ये लड़की स्कूल में आ गई। इस लड़की ने स्कूल में देखा कि जिस भी दिन ये अपना फेवरेट फूड लेके जाती है, कोई ना कोई टिफिन में से खा जाता है उसे। तो बहुत पता लगाना चाहा कौन है कौन है कौन है। एक दिन पूरा सेटअप करके इसने चेक किया कि कौन है, तो पता लगा जो उसका सबसे खास दोस्त था, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था, वही ये कर रहा था। ये लड़की कॉलेज में आ गई, लगभग 21-22 साल की थी। उस टाइम पे उसे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। लगभग 7 से 8 महीने ही उसके साथ रिलेशनशिप में रही। 8 महीने बाद इसे पता लगा कि इसके बॉयफ्रेंड का अफेयर किसी और लड़की के साथ में था, और ये अभी तक उसे डबल डेट कर रहा था, धोखा दे रहा था। ठीक है। उसके बाद एकदम से रातों रात नहीं हुआ, उसके बाद में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होने लगा, दूसरे कामों में वो रही, थोड़ा दूरी बनाने लगी। और विथ टाइम ये हुआ कि उसके अंदर ये फोबिया डेवलप होने लग गया। अब ये लड़की एक्चुअली इन 3 इवेंट्स को भूल भी चुकी थी एक उम्र के बाद, कि ये 3 चीजें इसकी वजह से मेरे अंदर फोबिया है। बेसिकली उसके ब्रेन ने क्या किया कि हर बार जब वो नई सिचुएशन में आए, उसको इस पुरानी हर्ट से बचाने के लिए, इस पेन से बचाने के लिए, उसके ब्रेन ने कहा कि बार बार मेमोरी के स्पेसिफिक इवेंट में जाकर के स्पेसिफिक इवेंट को याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और उसको रेफर करने में, अब पूरी मेमोरी में से जाके उसको डिकोड करके निकालने में प्रोसेसिंग लगती है, पावर लगती है, एनर्जी लगती है, रिसोर्सेज जाते हैं। तो ब्रेन ने क्या किया कि 1, 2 और 3 इवेंट में कॉमन एंटिटी देखी, कि कॉमन एंटिटी क्या थी। बोले इन तीनों में एक भाई था, एक बॉयफ्रेंड था, एक फ्रेंड था, लेकिन तीनों में मेल कॉमन था। तो इसके ब्रेन ने एक स्टेटमेंट बना दिया अंदर, और वो स्टेटमेंट क्या था? ऑल मेन आर डेंजरस, ऑल मेन आर चीटर्स, या फिर मेन आर नॉट ट्रस्टवर्दी। This is how we generalize. So your brain generalize so that it can optimize the meaning. मीनिंग को ऑप्टिमाइज कर सके, M1 M2 M3 रखने के बजाय इन तीनों को नेचुरली कंबाइन करके एक डीपर स्टेटमेंट में डाल दे। और विथ टाइम क्या होगा, आप मीनिंग 1 मीनिंग 2 मीनिंग 3 कंप्लीटली भूल जाओगे, और सिर्फ स्टेटमेंट आपको गाइड करने लगेगा।
क्लियर? तो कई बार होता है ना कि आपको बर्न होता है, आपने देखा स्किन अगर जलती है तो थोड़ी देर में उसके ऊपर एक परत आ जाती है, एक मेम्ब्रेन आ जाती है, एक छाला आ जाता है, राइट? लोग उस छाले को देख के घबराते हैं, बट पता है वो छाला एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आपकी स्किन जो है एक बैरियर इम्यूनिटी है, स्किन बैरियर इम्यूनिटी का काम करती है। देर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन एंटर योर बॉडी इफ द स्किन इज नॉट देयर, स्पेशली द आउटर पार्ट। एक बैरियर इम्यूनिटी का काम करती है स्किन। तो जब आप बर्न किए तो बैरियर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, और बहुत सारा बैक्टीरिया वहां पे एंटर हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर। तो आपका हीलिंग मैकेनिज्म इमीडिएटली एक मेम्ब्रेन का इंतजाम करता है, जो मेम्ब्रेन इतनी कैपेबल है कि बाहर का जो भी बैक्टीरिया उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है? तो कई बार हमारे ऐसे बिलीफ एक साइकोलॉजिकल छाले का काम करते हैं, एक साइकोलॉजिकल मेम्ब्रेन का काम करते हैं, हमें उस कुकून में डाल के प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि फ्यूचर में हमें उस हर्ट से बचाया जा सके। ठीक है? तो कई बार हम ऐसे कई मान्यताएं ले लेते हैं जो इरेशनल सी होती हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इन मान्यताओं को बना लेता है। सिर्फ मान्यता ही नहीं बनाता, कई बार आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नई आइडेंटिटी भी पैदा कर सकता है, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस में होती हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केसेस में होती हैं। ठीक है? एक नया पार्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है? जो नया पार्ट, इस पार्ट की अवेयरनेस के बिना बॉडी को चला सकता है, बिहेवियर जनरेट कर सकता है, एक्शन करवा सकता है। ठीक है जी? बट ये बहुत डीप फिनोमिनाज हैं आपके सबकॉन्शियस के, इन पे इतना गहरे में अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बताया ताकि आपको ध्यान रहे। डन। तो आज के लिए सभा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे बताएं व्हाट इज योर की टेक अवे। आज थोड़े इंटेंस टॉपिक रहे हैं, बट आई एम श्योर कि आप कुछ वैल्यू आज यहाँ से लेके जा रहे हैं। मुझे चैट बॉक्स में बताएं दैट व्हाट वैल्यू हैव यू गॉट। टेक्निक्स आज दो सीखी हैं हमने, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट और 4 स्टेप का बिलीफ क्लियरिंग। ओके, ओनली 2 टेक्निक्स आर देयर। बाकी जो थियरी हमने सीखी, इट वाज जस्ट टू consolidate the technique. So in case if you don't remember too many things from the theory, it is completely okay. You just have to know the steps of the techniques and you have to consistently apply the technique. इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको देखनी होगी, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो कई चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब आप एक थॉट को प्रोसेस, एक इनसाइट को प्रोसेस कर रहे होते हैं, तब तक दूसरी आ जाती है, वो मिस हो जाती है। तो जब भी आप देखेंगे रिकॉर्डिंग, तो यू विल सी दैट यू विल गेट 2 to 3 और मोर देन देम न्यू न्यू इनसाइट्स। तो ज़्यादातर रिकॉर्डिंग देखने का भी आपको तरीका बताता हूँ। रिकॉर्डिंग कभी भी नॉर्मल स्पीड में ना देखें, रिकॉर्डिंग 1.5 या 1.25 में देखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको लाइव क्लास में समझ में आ चुकी हैं। तो 1.25 या 1.5 में देखेंगे तो पूरी क्लास वापस नहीं अटेंड करनी पड़ेगी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको नोट्स में आ जाएंगे, इससे समय बचेगा आपका।